आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए 3 बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कल आने वाली बजट के बारे में और उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे बजाज फाइनेंस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को। आखिर में मैं आपको टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी के परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है फ्राइडे 31 जनवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। कल का बजट एक इंटरेस्टिंग टाइम पे आ रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी एक टफ फेज में है। कई देशों में ग्रोथ स्लो है और चाइना, जो एक टाइम ग्लोबल ट्रेड का इंजन था, भी वापस मोमेंटम पाने में स्ट्रगल कर रहा है। इस बीच इंडिया अभी तक कुछ हद तक सेफ है। FY25 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.8% प्रोजेक्टेड है, जो हमें दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला मेजर इकोनॉमी बना रहा है। लेकिन अगर थोड़ा और गहराई में देखें तो कुछ बड़े प्रॉब्लम सामने आते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स गिर रहा है। नेट एफडीआई इनफ्लो पिछले कुछ सालों में काफी कम हुए हैं। अर्बन कंजम्पशन भी धीमा हो रहा है और ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स बदल रहे हैं। ये सब काफी चिंता का कारण है, क्योंकि इंडिया के पास और कोई दूसरा ग्रोथ का तरीका नहीं है। तो बजट 2025-26 का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। कल के बजट में हम ये 5 पॉइंट्स ध्यान से देखेंगे। पहला, क्या टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई होगा? इंडिया का इनकम टैक्स स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है और ये गवर्नमेंट भी समझता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने नए टैक्स रिजीम को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। लास्ट ईयर एक डायरेक्ट टैक्स कोड इंट्रोड्यूस करने की भी बात हुई थी, जो टैक्स सिस्टम को और आसान बना सकता है। पर एक और इशू है, इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो। ये 19% के करीब है, जो दुनिया के फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से ज्यादा है। ईस्ट एशिया रीजन का टैक्स टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 14.5% है। The tax to GDP ratio in East Asia as a whole is around 14.5%. We are 19%. पर्सनल टैक्स काफी बढ़ गए हैं, जो इंडिविजुअल्स पे ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। एसबीआई रिसर्च ने एक रिपोर्ट में सजेस्ट किया है कि सभी लोग न्यू टैक्स रेजिम में शिफ्ट हो सकते हैं। टैक्स रेट्स कम किए जा सकते हैं। 10 to 15 लाख रुपीस इनकम वालों के लिए टैक्स रेट 15% हो सकता है और पीक टैक्स से 30% से 25% हो सकता है। एनपीएस और मेडिकल इंश्योरेंस के अलावा हो सकता है कि बाकी एग्जाम्पशंस हटा दिए जाए और इसका ट्रेड ऑफ गवर्नमेंट को 50,000 करोड़ रुपीस से 1.2 लाख करोड़ रुपीस तक का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। लेकिन अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो इकोनॉमी को एक बूस्ट मिल सकता है। दूसरा सवाल यह है कि इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो को रिवर्स करने के लिए क्या किया जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में गिरावट आ रही है। 2014 में एफडीआई जीडीपी का 2.5% था, जो अब 0.8% हो चुका है। The last 5 years, or let's say when 2014, when the new government came into being, FDI as a percent of GDP in India was something like 2.5%, which was one of the highest in the world. Today or last year, it went down to 0.8%. 0.8. The last time India had such a low FDI to GDP ratio was in the mid-1990s. इंडिया में डोमेस्टिक कैपिटल उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो अकेले इकोनॉमी को एक्सेलरेट कर सके। एक बड़ा रीजन पॉलिसीज को बार बार बदलना और इनके आसपास अनसर्टेनिटी है। 2015 में इंडिया ने बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज या BITs बंद कर दिए थे। फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास अब डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए सिर्फ इंडियन कोर्ट्स का ऑप्शन बचा, जो डिले और इनएफिशिएंसी के लिए फेमस है। इस बजट में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए प्रोसेसेस आसान बनाने की जरूरत है। ये BITs वापस लाने, एफडीआई पॉलिसी सिंप्लीफाई करने या इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली रेगुलेशंस अनाउंस करने के फॉर्म में हो सकता है। तीसरा सवाल है कि एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को कैसे इंप्रूव किया जाएगा। अभी भी वियतनाम जैसे कंट्रीज मैसिव एक्सपोर्ट ग्रोथ देख रहे हैं। वहां गवर्नमेंट रेगुलेशंस आसान बना रहे हैं ताकि इकोनॉमी ग्लोबली कंपेटिटिव हो सके। इंडिया के पॉलिसीज काफी प्रोटेक्शनिस्ट है। ये पॉलिसीज हमारे एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाई इंपोर्ट ड्यूटीज ने कॉस्ट बढ़ाया है, जो एक्सपोर्ट्स का ग्लोबल कंपेटिटिवनेस कम करता है। रेड टेप और रेगुलेटरी हर्डल्स इंडियन बिजनेसेस के ग्रोथ को रोक रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या PLI दिए गए हैं, लेकिन सारे सेक्टर्स में एक्सपेक्टेड इंपैक्ट नहीं आया। इंडिया ने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में इंपोर्ट्स को बचाने पर फोकस किया।
एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के बजाय। कोरिया जैसे कंट्रीज ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी और एक्सपोर्ट्स को जोड़ दिया, जिसकी वजह से ह्यूंडई और सैमसंग जैसे जायंट्स बने। इस बजट में हम रेड टेप का कम होना, टैरिफ रैशनलाइजेशन और स्मार्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब आते हैं चौथे सवाल पे, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर वापस बढ़ेगा? मोदी गवर्नमेंट का फोकस कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर पर रहा है। FY25 में 11.1 लाख करोड़ रुपीस बजट किया गया था, लेकिन असल में सिर्फ 9.7 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड हुआ। ये एक 12% का शॉर्टफॉल है। इलेक्शंस के बाद स्लोडाउन भी देखने मिला। अगर कैपेक्स वापस 11.1 लाख करोड़ रुपीस तक बढ़ाया जाए तो ये इकोनॉमी के ग्रोथ को बढ़ावा दे सकता है। इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी शुरू हो सकता है, क्योंकि नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं। एक और पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इशू कर सकता है ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कम इंटरेस्ट रेट्स पर लोन्स मिल सके। पांचवा और आखिरी सवाल ये है कि फिस्कल प्रूडेंस और ग्रोथ पुश में किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रखना गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी रहा है। FY26 का फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.5% है, जो FY25 के 4.9% से कम है। फिस्कल डिसिप्लिन से इंडिया का क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो सकता है, जो फ्यूचर बोरोइंग के कॉस्ट कम कर सकता है। लेकिन यही पॉलिसीज ग्रोथ को धीमा भी कर सकते हैं। जब डिमांड स्लो हो रही हो, तब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इकोनॉमी को रिवाइव कर सकती है। एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि RBI ने 2 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड दिया है। इससे गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा फिस्कल स्पेस होगा, जो बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगा। पूरे डिसीजन को समराइज करते हुए बजट 2025-26 में हमें ये एक्सपेक्टेशंस है। टैक्स कट्स हो सकते हैं जो मिडिल क्लास के लिए रिलीफ ला सकते हैं और कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए नए रिफॉर्म्स आ सकते हैं। एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए रेगुलेशन सिंप्लीफाई होने की उम्मीद है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वापस बढ़ सकता है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिले। फिस्कल प्रूडेंस और ग्रोथ पुश के बीच एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। अगर गवर्नमेंट इन एरियाज में स्ट्रांग पॉलिसीज लेकर आता है तो इंडिया का इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी और बेहतर हो सकता है। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। जब देश का सबसे बड़ा नॉन बैंकिंग लेंडर अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस करे तो ध्यान देना बनता है, और यही हमने किया जब बजाज फाइनेंस ने अपने नंबर्स रिलीज किए। पिछले दिनों हमने बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस कवर किया था, तो ये समझो उसका पार्ट 2 है। सबसे पहले अच्छी खबर, ग्रोथ हर सेगमेंट में स्ट्रांग दिख रहा है। बजाज फाइनेंस का टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या AUM, जो सारे लोन्स और एडवांसेस का टोटल है, पिछले साल से 28% बढ़ा है। एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर, बजाज फाइनेंस ने सिर्फ 3 महीने में 50 लाख नए कस्टमर्स ऐड किए और 1.2 करोड़ नए लोन बुक किए। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा प्रेशर में है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, जो लेंडिंग कॉस्ट को ऊपर ले जा रहे हैं। लोन डिफॉल्ट्स के रिस्क के लिए ज्यादा पैसा रिजर्व करना पड़ा। रिटर्न ऑन इक्विटी 22% से गिरकर 19% हो गया। लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से ही नहीं, सिचुएशन की डिटेल्स भी समझते हैं। हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। पहला, अनसिक्योर्ड लेंडिंग बुक में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। बजाज फाइनेंस अनसिक्योर्ड लेंडिंग का सबसे बड़ा नाम है। पर्सनल लोन से लेकर नो कॉस्ट EMI पर टीवी खरीदने तक ये सब कुछ करता है। अनसिक्योर्ड लोन्स उसके टोटल लोन बुक का 35% है, जो होम लोन्स के 30% से भी ज्यादा है। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या NPAs इस सेगमेंट में बढ़ रहे हैं। SME लेंडिंग में भी टेंशन्स है, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को लोन्स देता है। लेकिन ये सिर्फ बजाज फाइनेंस का इशू नहीं है, पूरे बैंकिंग और NBFC सेक्टर में अनसिक्योर्ड लोन का स्ट्रेस दिख रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक का माइक्रो फाइनेंस NPA एक साल में 1.3% से 4.6% तक बढ़ गया। कोटक महिंद्रा बैंक ने अनसिक्योर्ड लोन एक्सपोजर 11.3% से घटाकर 10.5% कर दिया। बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट में 2 एरियाज पर खास फोकस किया है, रूरल B2C लोन्स और बिजनेस या प्रोफेशनल्स को दिए गए लोन्स। अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में ये और बेहतर भी हो सकता है या बिगड़ भी सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या एक्सपेंशन लोकेशंस की ग्रोथ पीक पे पहुंच चुकी है। इंडिया एक बड़ा और क्रेडिट स्टार्व्ड मार्केट है, जो लेंडर्स के लिए ग्रोथ का बहुत अच्छा सोर्स रहा है। बजाज फाइनेंस ने अपना रीच पिछले 16 सालों में 36x एक्सपैंड किया है, लेकिन अब ग्रोथ स्लो हो रही है। पिछले क्वार्टर में सिर्फ 14 नए लोकेशंस ऐड किए, जो पहले के मुकाबले काफी कम है। टोटल लोकेशंस अब 4259 हो चुके हैं। तो क्या ये स्लोडाउन इनकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा? जब एक कंपनी नए लोकेशंस ऐड करता है तो नेचुरली उसका लोन बुक बढ़ता है और AUM ग्रोथ होती है।
पहले बजाज फाइनेंस 50% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अचीव करता था। अब मीडियम टर्म टारगेट सिर्फ 25% CAGR है। ये अब भी अच्छा है, लेकिन एग्रेसिव ग्रोथ फेज थोड़ा स्लो हो सकता है। बजाज फाइनेंस ने एयरटेल के साथ पार्टनरशिप की है, जिससे रिटेल और MSME लोन्स एयरटेल के कस्टमर्स तक डिजिटली पहुंच सके। लेकिन उन्होंने RBL बैंक और DBS बैंक के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स बंद कर दिए हैं। एयरटेल पार्टनरशिप प्रॉमिसिंग तो है, लेकिन जो ग्रोथ पहले क्रेडिट कार्ड से मिल रहा था वो हट चुका है। तीसरा पॉइंट है बजाज फाइनेंस की ग्रोथ स्टोरी का एक आउटलायर, उनके 2 एंड 3 व्हीलर लोन्स। जब बजाज फाइनेंस का हर सेगमेंट ग्रो हो रहा है तो 2 एंड 3 व्हीलर लोन बुक गिर क्यों रहा है? दिसंबर 23 में ये 6.2% था, अब सिर्फ 4.8% है। तो इस सेगमेंट का इशू क्या है? बजाज फाइनेंस का सबसे बड़ा 2 व्हीलर लोन सोर्स बजाज ऑटो के शोरूम्स थे, लेकिन बजाज ऑटो खुद का फाइनेंसिंग आर्म लॉन्च कर चुका है बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड के नाम से। अक्टूबर 2024 में बजाज फाइनेंस ने कंफर्म किया कि वो बजाज ऑटो के थ्रू नए लोन्स नहीं देंगे। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब 2 व्हीलर लोन पोर्टफोलियो श्रिंक हो रहा है। NPS बढ़ते दिख रहे हैं, लेकिन ये ओवरऑल इकोनॉमी को नहीं बल्कि एक कंपनी स्पेसिफिक इशू है। तो बजाज फाइनेंस का पिक्चर कैसा दिख रहा है? ग्रोथ स्ट्रांग है, AUM 28% बढ़ा, 50 लाख नए कस्टमर्स, 1.2 करोड़ नए लोन्स। प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% से गिरकर 19% तक आ गया। अनसिक्योर्ड लेंडिंग सेगमेंट में रिस्क बढ़ रहे हैं, NPAs में जंप आया है और रूरल एंड SME लेंडिंग वल्नरेबल है। एक्सपेंशन शायद पीक पे पहुंच रहा है, नए लोकेशंस कम हो रहे हैं, लेकिन एयरटेल पार्टनरशिप से डिजिटल ग्रोथ हो सकती है। 2 व्हीलर लोन्स गिर रहे हैं, बजाज ऑटो से टाई-अप खत्म होने का इंपैक्ट दिख रहा है। बजाज फाइनेंस अब भी इंडिया का सबसे पावरफुल NBFC है, लेकिन इसका एग्रेसिव ग्रोथ थोड़ा मॉडरेट होता दिख रहा है। आने वाले क्वार्टर्स में अनसिक्योर्ड लोन्स का स्ट्रेस, एयरटेल पार्टनरशिप का इंपैक्ट और नए लोन कैटेगरीज का परफॉर्मेंस क्लोजली ट्रैक करने लायक होगा। अब चलते हैं हमारी आखिरी स्टोरी पर। Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इंडिया के 2 सबसे बड़े ऑटो मेकर्स टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी के नंबर्स देखना सबसे अच्छा तरीका है ये समझने का कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री रियलिटी में कैसा परफॉर्म कर रहा है और क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं देश के सबसे बड़े ऑटो मेकर मारुति सुजुकी से। मारुति ने इस क्वार्टर में 38,764 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो 16% ईयर ऑन ईयर और 3.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ शो करता है। प्रॉफिट 3,727 करोड़ रुपीस था, जो 16% ईयर ऑन ईयर और 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जंप है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा प्रेशर में आया। इसका कारण ज्यादा डिस्काउंट्स और डीलर इन्वेंट्री कम करने का प्लान। सेगमेंट वाइज देखा जाए तो मारुति के SUVs उनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। रूरल डिमांड SUVs के लिए बढ़ रहे हैं और एंट्री लेवल कार्स के डिमांड गिर रहे हैं। मारुति के CEO भी मान रहे हैं कि रूरल मार्केट में SUVs का क्रेज बढ़ रहा है, जो एक प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड दिखाता है। लेकिन छोटे कार्स का डिमांड स्लो हो रहा है क्योंकि प्राइस सेंसिटिव रूरल बायर्स सावधान हो गए हैं। Increasingly, we are seeing that rural is the trends are coming closer to urban also. But of course, we have got good traction for lower models, for smaller models like Alto, and rural is doing good in terms of growth, better than urban. So that is good. It serves as a de-risking for India consumption, not just for cars but for all commodities. चलिए अब देखते हैं कि एक्सपोर्ट का क्या सीन है। मारुति ने 99,200 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए, जो 38% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और 6,500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ASEAN मार्केट्स में मारुति का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बन रहा है। मारुति के लिए एक्सपोर्ट बिजनेस एक प्रायोरिटी बन गया है। इन नए मार्केट से इनका रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट्स के वॉलेटिलिटी से बच सकेगा। Exports has been a very happy story for us, and it has been a consistent effort over many years, and it is now showing good results. The growth has been fairly distributed across regions. We've had excellent growth in Africa, in Latin America, even in Middle East. The number is excellent, the overall share, and in ASEAN, it's well spread out across regions. मारुति ने अपना इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा लॉन्च किया है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के पार्टनरशिप्स भी अनाउंस किए हैं। मारुति के क्वार्टरली रिजल्ट समराइज करें तो SUVs और एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स है।
एंट्री लेवल कार्स का डिमांड गिर रहा है और अर्बन डिमांड स्लो हो रही है। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स सिर्फ एक इंडियन कंपनी नहीं रही, ये अब एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है जिसमें 70% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। और इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर जैगुआर लैंड रोवर्स या JLR, जो टोटल का 70% कंट्रीब्यूट करता है। टाटा मोटर्स इंडिया का सबसे बड़ा ईवी मैन्युफैक्चरर भी है, जिसका मार्केट शेयर 50% से ज्यादा है। इस क्वार्टर टाटा मोटर्स ने 1,13,575 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो 3% ईयर ऑन ईयर और 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाता है। ग्रोथ का मेजर रीजन JLR का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और SUVs और EVs का डिमांड है। लेकिन नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% गिर गया, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 67% का जंप दिखाया। तो टाटा मोटर्स के प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर गिर क्यों रहे हैं? पहला कारण है हायर वारंटी और क्वालिटी कॉस्ट। JLR के हाई मार्जिन मार्केट्स जैसे US में महंगे रिपेयर्स बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ रिपेयर्स कम हुए हैं, पर कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट बढ़ गए हैं। मैनेजमेंट का कहना है, balance, however, reflects the fact that although quality is improving and the number of repairs is falling, the type of repairs and the cost to fix them is rising. दूसरा कारण है बढ़ते डिस्काउंट्स। टाटा मोटर्स ने डिस्काउंट्स इंक्रीज किए ताकि वो कंपेटिटिव बने रहे। डिस्काउंट्स 1.7% से बढ़कर 4.2% हो गए। तीसरा कारण है चाइना मार्केट का स्लोडाउन। JLR को चाइना में डिमांड और डीलर डिस्ट्रेस का इशू फेस करना पड़ा। चाइनीज डीलर्स का इन्वेंट्री नॉर्मलाइज करने के लिए सेल्स कम करनी पड़ी। इस वजह से चाइना में सेल्स 27% गिर गए। और JLR का परफॉर्मेंस कैसा था? रेवेन्यू 78,000 करोड़ रुपीस क्रॉस कर गया। ये पिछले 10 सालों में सबसे स्ट्रॉन्ग Q3 रहा है। नॉर्थ अमेरिका में सेल्स 25% ईयर ऑन ईयर बढ़े, चाइना में सेल्स 27% गिर गए। हाई मार्जिन मॉडल्स जैसे रेंज रोवर डिफेंडर की डिमांड स्ट्रॉन्ग रही और 2025 तक इलेक्ट्रिक रेंज रोवर्स लॉन्च होगा जो मार्जिन इंप्रूव करेगा। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की डोमेस्टिक बिजनेस की। पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो रेवेन्यू 12,400 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। ये पिछले क्वार्टर में 11,700 करोड़ रुपीस था। फेस्टिव सीजन और नेक्सॉन फेसलिफ्ट के लॉन्चेस ने सेल्स पुश की और SUVs में टाटा पंच बेस्ट सेलिंग मॉडल रहा 2024 में। Punch, for the first time, was the number one model in the industry in the year 2024, a product which we launched in 2021. And also we remain strong number one in this financial year also so far. EV बिजनेस में टाटा मोटर्स अभी 50% से ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करता है। EV सेल्स 15% ईयर ऑन ईयर बढ़े, लेकिन फेम 2 सब्सिडीज हटने के बाद फ्लीट EVs की ग्रोथ स्लो हो गई। कमर्शियल व्हीकल जैसे ट्रक्स और टेम्पोस की बात करें तो हैवी व्हीकल्स का परफॉर्मेंस फ्लैट रहा। बसेस और LCVs ने अच्छा परफॉर्म किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और फ्लीट मॉडर्नाइजेशन से बूस्ट हुआ। इस स्टोरी को खत्म करते हुए चलिए मैं आपको दोनों रिजल्ट्स की एक समरी दे देता हूं। मारुति SUVs और एक्सपोर्ट में स्ट्रांग है, लेकिन एंट्री लेवल कार्स का डिमांड कम हो रहा है। टाटा मोटर्स का JLR परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, पर वारंटी कॉस्ट और चाइना का स्लोडाउन प्रेशर डाल रहे हैं। टाटा की EV और SUV सेगमेंट में डोमिनेंस कंटिन्यू हो रही है। दोनों कंपनीज ग्रोथ फेज में हैं, लेकिन मार्केट डायनामिक्स बदल रहे हैं। SUVs और EVs फ्यूचर के की ड्राइवर्स बन रहे हैं। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, इंडियन गवर्नमेंट ने 34,300 करोड़ रुपीस का नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन अनाउंस किया है, जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए एसेंशियल मिनरल्स को सिक्योर करेगा। इसमें 16,300 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट फंडिंग से आएगा, जिसमें 2,600 करोड़ रुपीस बजटरी सपोर्ट भी शामिल है और 18,000 करोड़ रुपीस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंट्रीब्यूट करेगा। मिशन का प्लान है 2030-31 तक 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स और 100+ मिनरल ब्लॉक्स ऑक्शन करने का। दूसरा, सरकार ने सी हेवी मोलासेस एथेनॉल के प्रोक्योरमेंट प्राइस 3% बढ़ाकर 57.97 रुपीस पर लीटर कर दिया है 2024-25 सप्लाई ईयर के लिए, जबकि बी हेवी मोलासेस 60.73 रुपीस पर लीटर और शुगरकेन जूस बेस्ड एथेनॉल 65.61 रुपीस पर लीटर के प्राइसेस पे अनचेंज रखे गए हैं। इंडिया का एथेनॉल ब्लेंडिंग काफी तेजी से बढ़ा है। 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से लेकर 2023-24 में 707 करोड़ लीटर तक पहुंच गया और अब एवरेज ब्लेंडिंग रेट 14.6% हो चुका है। फाइनली, इंडिया के अनइनकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट 2010-11 के लेवल से नीचे ही है। मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स की संख्या 17.2 मिलियन से बढ़कर 20.14 मिलियन हो गई है,
लेकिन वर्कफोर्स 2010-11 में 34.9 मिलियन थी, जो 2023-24 में गिरकर 33.7 मिलियन हो गई। इस गिरावट का कारण डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी का आना और पैंडेमिक रिलेटेड लॉकडाउन्स को माना जा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।